भारत के छोटे और मीडियम बिजनेस जिन्हें हम एसएमईज कहते हैं, वो हमारी इकोनॉमी की जान है, उसकी असली ताकत। पर सबसे होनहार बिजनेस भी एक सवाल पर आकर अटक जाते हैं। आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए पैसा कहां से लाएं? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। चलिए एसएमई आईपीओ की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, बिल्कुल एक फाउंडर के नजरिए से। अच्छा, ये समझने के लिए कि हम कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। एमएसएमईज, जिन्हें अक्सर छोटे बिजनेस कहा जाता है, वो असल में हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। सोचिए, देश की जीडीपी में करीब करीब 30% का हिस्सा इनका है। मैन्युफैक्चरिंग हो या एक्सपोर्ट्स, हर जगह इनकी एक बड़ी हिस्सेदारी है। और सबसे बड़ी बात, 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं ये। तो नाम भले ही छोटे बिजनेस हो, लेकिन देश की तरक्की में इनका योगदान बहुत बड़ा है। तो फिर सवाल ये है कि अगर इन बिजनेसेस में इतनी क्षमता है, इतना दम है, तो फिर वो अपनी अगली बड़ी छलांग लगाने से क्यों रुक जाते हैं? और इसका जवाब एक ही है। सबसे बड़ी चुनौती है कैपिटल, यानी ग्रोथ के लिए जो पैसा चाहिए उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और यही एक रुकावट है जो कई बेहतरीन एसएमईज को आगे बढ़ने से रोक देती है। और यहीं पर तस्वीर में आता है एनएसई इमर्ज। ये क्या है? ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बनाया हुआ एक खास प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं ग्रो करते एसएमईज के लिए है। इसका मकसद सीधा है, एसएमईज को पब्लिक मार्केट से सीधे पैसा जुटाने का एक रास्ता देना। समझिए, ये ग्रोथ का एक नया दरवाजा खोलता है। अब ये प्लेटफॉर्म कितना कामयाब रहा है, इसका अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लगाया जा सकता है। 619 मई 2025 तक 619 कंपनियां एनएसई इमर्ज पर लिस्ट हो चुकी हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है कि एसएमई आईपीओ अब सिर्फ कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत है। पर कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इस रास्ते पर चलने की जो रफ्तार है ना, वो अब बहुत बहुत तेज हो गई है। एम्बिशन की ये रफ्तार वाकई हैरान करने वाली है। कैसे? चलिए आगे देखते हैं। जरा ये देखिए, एनएसई इमर्ज पर पहली 300 कंपनियों को लिस्ट होने में पूरे 10 साल लगे। ठीक है, ये वो दौर था जब एक मजबूत नींव रखी जा रही थी, सिस्टम बन रहा था। लेकिन अब इस नंबर को देखिए, अगली 300 कंपनियां लिस्ट हुई सिर्फ 2 साल में। कहां 10 साल और कहां सिर्फ 2 साल। ये जो फर्क है ना, ये जबरदस्त तेजी दिखाता है। ये बताता है कि भारत के एसएमईज अब आईपीओ के रास्ते पर कितने भरोसे के साथ और कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, रफ्तार तेज है, मौका अच्छा है, लेकिन इस सफर पर निकलने से पहले एक रेडीनेस चेकलिस्ट होती है। क्या कोई भी कंपनी इस रास्ते पर चल सकती है? नहीं। तो चलिए देखते हैं इस सफर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कौन योग्य है। तो कुछ बुनियादी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही होता है। सबसे पहली बात, कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। दूसरा, उसे काम करते हुए कम से कम 3 साल हो चुके हों। अब आते हैं पैसों की बात पर। कंपनी की नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए, पिछले 2 साल उसने प्रॉफिट कमाया हो, कम से कम 1 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो और पिछले 3 में से 2 साल कैश फ्लो भी पॉजिटिव रहा हो। मतलब सीधी सी बात है, एक्सचेंज ये देखना चाहता है कि कंपनी फाइनेंशियली मजबूत है। अच्छा, अब एक और सवाल आता है, कंपनी लिस्ट कहां होगी, एसएमई प्लेटफॉर्म पर या मेन स्टॉक एक्सचेंज पर? यह तय होता है कंपनी के साइज से, जिसे पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल कहते हैं। अगर ये 10 करोड़ से कम है तो एसएमई इमर्ज पर लिस्टिंग करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये 10 से 25 करोड़ के बीच है तो कंपनी के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो एसएमई इमर्ज पर रहे या मेन बोर्ड पर चली जाए। और अगर 25 करोड़ से ज्यादा है तो फिर मेन बोर्ड पर जाना ही होगा। चलिए मान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट पर सारे टिक लग गए। अब यहां से शुरू होता है असली सफर। तो अब हम आईपीओ की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल एक रोड मैप की तरह। यह पूरा सफर कुछ जरूरी पड़ावों में बटा है। देखिए, सबसे पहला स्टेप है तैयारी, जो आईपीओ आने से 1-2 साल पहले ही शुरू हो जाती है। इसके बाद बारी आती है एक्सपर्ट्स की टीम बनाने की, जैसे मर्चेंट बैंकर। फिर तैयार होता है सबसे जरूरी कागज, जिसे डीआरएचपी कहते हैं। एक्सचेंज से हरी झंडी मिलने के बाद आईपीओ पब्लिक के लिए खुलता है और आखिर में शेयर्स अलॉट होते हैं और कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस में एक किरदार सबसे अहम है, मर्चेंट बैंकर। आप इन्हें इस आईपीओ के सफर का आर्किटेक्ट या गाइड समझ सकते हैं। डॉक्यूमेंट से लेकर नियमों के पालन तक सब कुछ ठीक से हो, ये पक्का करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, किसी भी आईपीओ का जो दिल होता है ना, वो है उसका ऑफर डॉक्यूमेंट यानी डीआरएक्सपी। ये सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है,
ये आपके बिजनेस की पूरी कहानी है, जिसे 5 खास चैप्टर्स में बताया जाता है। आपका बिजनेस क्या है, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कोई कानूनी मामले तो नहीं, और हाँ, सबसे जरूरी, इसमें रिस्क क्या-क्या हैं। ठीक है, तो अब तक हमने सफर की बात की, पर मंजिल पर पहुंचकर मिलता क्या है? चलिए अब इस यात्रा के नतीजों की बात करते हैं, क्योंकि आईपीओ का फैसला एक बहुत बड़ा फैसला है, जिसके साथ कुछ बड़े फायदे हैं तो कुछ नई जिम्मेदारियां भी हैं। देखिए, आईपीओ का फैसला एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह है। एक तरफ है फायदे, आपको बिना किसी ईएमआई के तेजी से पैसा मिलता है, कंपनी की असली वैल्यू सामने आती है, ब्रांड को एक नई पहचान और विश्वसनीयता मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां भी हैं। ये पूरा प्रोसेस बहुत लंबा और खर्चीला होता है, नियम कानून का पालन बहुत बढ़ जाता है, और हाँ, फाउंडर्स का कंपनी पर से कुछ कंट्रोल भी कम हो सकता है। एक और बात, इस खेल के नियम हमेशा बदलते रहते हैं। मार्केट को सही तरीके से चलाने और इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने के लिए रेगुलेशंस में लगातार बदलाव होते रहते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर हाल ही में एक बड़ा बदलाव आया। अब जो मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं वो ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए इशू के टोटल साइज का सिर्फ 20% हिस्सा ही बेच सकते हैं। इस नियम के पीछे सोच ये है कि आईपीओ का मेन मकसद कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसा जुटाना होना चाहिए, ना कि सिर्फ पुराने इन्वेस्टर्स को निकलने का एक आसान रास्ता देना। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि लिस्टिंग के दिन सफर खत्म हो गया, बल्कि असली सफर तो यहां से शुरू होता है। अब कंपनी पब्लिक हो चुकी है और इसके साथ ही शुरू होता है जिम्मेदारियों का एक नया दौर। लिस्टिंग के बाद कंपनी पर बहुत सारी नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। आईपीओ से जो पैसा मिला है उसका इस्तेमाल वहीं करना होगा जो बताया गया था। हर 3 महीने में गवर्नेंस रिपोर्ट देनी होगी, लगातार अपनी फाइनेंशियल जानकारी पब्लिक करनी होगी, मार्केट मेकिंग करानी पड़ेगी। मतलब अब सब कुछ खुली किताब है। ये अनुशासन और पूरी पारदर्शिता का एक नया दौर है। तो घूम फिरकर सारी बात एक ही सवाल पर आकर रुक जाती है। बिजनेस तो बना लिया, खड़ा कर लिया, लेकिन क्या वो पब्लिक स्टेज की उम्मीदों और जिम्मेदारियों के बोझ को उठाने के लिए तैयार है? ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक सवाल है और इसका जवाब हर फाउंडर को अपने बिजनेस के भविष्य के लिए खुद ही खोजना होगा।